सबसे प्यारा हमें जीवन है। वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते, उनके बिना नहीं रह सकते। हकीकत की बात है, अगर व्यक्ति के प्राण संकट में आ जाए तो दोस्तों उससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण होता नहीं। इसलिए हमारे जीवन का पहला उद्देश्य तो है जीवन का अधिकार की रक्षा करना। और हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात कही, अनुच्छेद 21 में लिखा क्या कि व्यक्ति को यानी जीवन का अधिकार तो भाई कोई विदेशी आ जाए, नागरिक आ जाए, सबको मिलेगा। ये तो आप अब समझ रहे होंगे कि नौकरी करने का अधिकार विदेशी को नहीं मिल सकता। लेकिन कोई यूक्रेन का आदमी आ जाए और हम कहें हम उसको मार देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, दोस्तों शब्दों पर अगर हम ध्यान दें, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों ये बात ध्यान देने की है। वैसे जो लिबर्टी की बात करते हैं तो आना जाना ये भी आजादी है। जरा सोच के देखो, जैसे आप घर से निकलते हो क्लास करने के लिए, आप आर्टिकल 19 का प्रयोग कर रहे हो, आ जा रहे हो। जैसे आप बोलते हो, मैं बोल रहा हूं तो आर्टिकल 19 का प्रयोग कर रहा हूं। जब हम कहीं बस जाते हैं आर्टिकल 19 का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं रास्ते में हूं और किसी ने हमारे जीवन पे हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, किसी ने, अब जरा सोच के देखो, मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूँ, पड़ोसी ने हमारे जीवन पे हमला कर दिया, तो वो हमारे जीवन पर हमला है और पर्सनल लिबर्टी। इस दोस्तों भाई अनुच्छेद 21 पहले आता है 19 से। अरे जान रहेगी तब तो कहीं आए जाएंगे। जान ही खतरे में आ गई तो क्या कहीं बसेंगे, क्या आए जाएंगे, क्या बोलेंगे। और पर्सनल लिबर्टी का सीधा मतलब है, एक बात याद रखो दोस्तों, सबसे ज्यादा पर्सनल हमारा देह है, शरीर है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास मेरी बाइक है, मेरी जमीन है, जायदाद है, ये सब हमारी पर्सनल है। कई बार कहते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, पर्सनल। कई बार ट्रेन में जाते हैं, पर्सनल बिलोंगिंग, आपके पास क्या है, तो हम सोचते हैं केवल हमारे पास अटैची है, केवल हमारे पास सामान है, केवल हमारे पास घड़ी है, पैसा है। अरे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास हमारा दिल है, दिमाग है, शरीर है, ये पर्सनल है। याद रखो, अपने से बड़ा कुछ पर्सनल है ही नहीं है। इस वजह से पर्सनल लिबर्टी का मतलब है भाई बाल रखना, ये पर्सनल लिबर्टी है। टैटू बना लेना पर्सनल है। याद रखो भाई हमारा शरीर अपना है, ऐसा तो हमने शरीर कहीं सुधार लिया है। ये दोस्तों जीवन की सांसें कहीं हवा थोड़ी भरवा रखा है। देखो वाहन में जाते हैं हवा भरवाने, वाहन में जाके हवा भरवाते हैं, आपको क्या कहीं हवा भरवाने जाते हो? अरे भाई सांसें पैदाइशी हैं, ये स्किन। अब कोई कहे, वैसे दोस्तों आजकल ये फिल्म में देख के बच्चे कई बार कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दिल दे दूंगा, दिल ले लूंगा। माय गॉड, हाउ, मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार, तुम दिल किसी को दे दोगे? अरे अब दिल दे दिया तो रहो कैसे? पर्सनल है दोस्तों, कुछ चीज हम किसी को नहीं दे सकते, और दे दिया तो आप समझ लो कि हम नहीं रहेंगे, नॉन ट्रांसफरेबल है। दिल नहीं दे सकते, जीव विज्ञान के रूप में तो ये पढ़ाया जाता है। और बाकी पता नहीं कैसे बच्चे दिल दे भी देते हैं और बाकी कुछ लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आजकल नए जमाने वाले बच्चे हैं तो ऐसे ऐसे करके फू करके दिल देते हैं। ये सब रोमांटिक बातें हैं, युवा अवस्था में खूब आती हैं, इसके पीछे कोई तर्क नहीं। इस वजह से आप याद रखो, पहले हमें क्या मिलना है? देह की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। तो देह की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। इसलिए विराट कोहली अगर टैटू बनाते हैं भाई आर्टिकल 9, आर्टिकल 21 है, अपने शरीर पर टैटू बनाए। और कई बार तो बच्चों देखोगे अमेरिका वगैरह में, यूरोप में तो लोग अपने सींग, अपने माथे पे सींग निकाल लेते हैं। पर्सनल लिबर्टी। कपड़ा जैसे मर्जी वैसे पहनो, फटाला पहनो, कुछ भी पहनो, पर्सनल लिबर्टी। जीन्स फाड़ दो, पर्सनल लिबर्टी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा पर्सनल लिबर्टी, यानी सबसे बड़ा हमारा शरीर पर्सनल है, तो शरीर के साथ जो चीजें हैं वो पर्सनल है। कपड़ा, टाई, कोट, ये सब पर्सनल है।
और शरीर से उद्यम से भाई अपने अपना दिमाग का प्रयोग किया, श्रम का प्रयोग किया, तो पैसा कमाया, नौकरी कमाया, उससे भी जो आया वो भी आपका पर्सनल है, उससे जो आपका पर्सनल ही तो है। इसलिए पर्सनल जो सारी चीजें हैं, चाहे आपके बाइक है, आपका मोबाइल है, इसे दोस्तों आपका कई बार कहते हैं ना कि जो पर्सनल है वही तुम्हारी निजता है, वही तो राइट टू प्राइवेसी है। उच्चतम न्यायालय ने पुट्टा स्वामी केस में कहा राइट टू प्राइवेसी, निजता। अब अब कोई आपका मोबाइल चैट पढ़ ले, ये तो पर्सनल है आपका। इसलिए आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल चैट जब समाचार पत्र में छप गई, न्यूज में छप गई, किसी ने कहा भाई आपने तुम्हारी निजता का उल्लंघन कर लिया। अब कोई हमारे घर में कैमरा लगा के देख रहा है कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये बताओ फिर तो सीसीटीवी जो हर जगह लगा होता है वो हमारी पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन कर रहा है। तो हाँ दोस्तों, कई बार इसीलिए सीसीटीवी भी गड़बड़ होता है, लेकिन ये भी आपको याद दिला दें कि हमारे कोई अधिकार असीमित नहीं है। क्योंकि अब आप कहोगे कोई किसी के घर में चोरी करने जा रहा है तो कहोगे भैया पर्सनल लिबर्टी है, उसके मूवमेंट को हम वॉच नहीं कर सकते। इसीलिए कोई चीज निरपेक्ष नहीं है। कई बार नहीं तो आप देखो कि हम टेलीफोन टेप कर लेते हैं तो पर्सनल है, मैं किसी के साथ क्या बातचीत कर रहा हूँ उसका राज्य से क्या मतलब है भाई। और दोस्तों अभी आपने देखा होगा एक बड़ा मामला था, पेगासस का मामला आया था कि इजरायली ऐसा स्पाईवेयर है जिससे किसी की फोन रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, कोई किससे क्या बात कर रहा है। अब मैं किससे बात कर रहा हूँ मेरा पर्सनल, उसे दूसरे क्या लेना देना है या राज्य का लेना देना क्या है। मैं दोस्तों पर्सनल का शब्द बड़ा मतलब हो जाता है, फिर भी बड़ी बात है कि जीवन और पर्सनल लिबर्टी की, जीवन से ज्यादा कोई पर्सनल अपना है नहीं। वही जीवन क्या है, आपका हाथ है, शरीर है, दिल है, दिमाग, ये सब जीवन है। लाइफ की बात आप कहोगे इसकी बात आएगी, शरीर दिल दिमाग सब जीवन है, और जो जीवन है वही पर्सनल है, और इस जीवन से जो अर्जित किया जाए वही पर्सनल है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता होगी, और अब कहोगे सर होगी तो मतलब कोई सीमित भी करेगा। अगर हर व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है, तो सवाल है क्या उस पर कोई प्रतिबंध होगा। तो हाँ, संविधान में अगला लिखा गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखने की, ये साथ लिख दिया गया है। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, कैसे हम बताएं कि जीवन का अधिकार क्या है, दैहिक स्वतंत्रता क्या है, और कैसे हम बताएं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। तो संविधान में केवल इतनी शब्द, आर्टिकल 21 में जाओगे इतना ही लिखा गया है। आज 86वें संविधान संशोधन से 86 जो 2002 में आया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, एनडीए की सरकार थी। 86वां संविधान संशोधन है, उसमें आर्टिकल 21A भी जोड़ दिया गया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 21 में तो यही लिखा गया है। अब सवाल आप पूछोगे सर ये बताओ जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब, ये बात तो उन्हें बता दी, इसका थोड़ा और विस्तार करो। तो इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा 2 केस स्टडी में जाना पड़ेगा। एक 1950 जब राज कपूर की फिल्में थी, उस समय दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी, कितना बड़ा समय बदल गया 1950। और आप देखते हो कि न्यायपालिका की व्याख्या भी हमारी समय समय बदलती रहती है, तो जीवन बदल जाता है। अरे 1950 में राज कपूर थे, आज रणबीर कपूर है, कितना बदल गया। 1950 में आप देखोगे तो 1950 की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहली बार ये मामला आया तो आखिर में जीवन का अधिकार का मतलब क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है। और मामला था दोस्तों, जैसे हमारी आजादी हुई, अब जानते हैं जो हमारे साम्यवादी भाई थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद काले झंडे, तो साम्यवादी ने पूछा गया अरे भाई क्या प्रॉब्लम है यार, आजादी मिल गई, लड्डू खाओ, प्रेम से रहो।
साम्यवादी ने कहा ना ना ना, ये आजादी सही नहीं है, ये तो एक पूंजीपति ने दूसरे पूंजीपति को आजादी दी थी। अब उसी में एक नेता थे ए के गोपालन, साम्यवादी दल के नेता थे। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ तो साम्यवादी दल के नेताओं ने कहा ना ना, हमें आजादी सही नहीं मिली है। अब तो हमें अब उनसे पूछा गया आपके लिए आजादी कैसी होगी, तो उन्होंने कहा कि सबके घर एक जैसे हो जाए, मकान एक जैसे हो जाए, जमीन एक जैसी हो जाए, वो आजादी हम लेंगे। ये बाबरापन की बात कर रहा है यार, ये बताओ कैसे ऐसा हो जाएगा। साम्यवादी ने कहा ना ना, यही बात सही होगी। अब विवाद इसमें आया। अब दोस्तों, इसीलिए वो साम्यवादी जो जहां भाषण देते थे जहर उगलते थे, और उसी में साम्यवादी नेता थे कि गोपालन भाषण दे रहे थे। और तब सरकार को लगा भाई ये तो भाषण दे रहे हैं, आजादी कम कर रहे हैं और देश के संप्रभुता के खिलाफ, एकता के खिलाफ तो बोले जा रहा है, तो ऐसे लोगों को सीमित किया जाए। और हुआ ये कि जैसे संविधान लागू हुआ उसी के साथ भाई संसद ने क्या बना दिया, निवारक नजरबंदी अधिनियम। दोस्तों, निवारक नजरबंदी अधिनियम बना दिया। देश आजाद हुआ उसके बाद ये बना दिया। उस पर बड़ा विवाद इसलिए भी हुआ कि दोस्तों आपको याद दिला दें कि निवारक नजरबंदी अधिनियम बनाना, अरे रोलेट एक्ट जिससे गांधी बाबा ने विरोध अपना शुरू किया था, अंग्रेजों का रोलेट एक्ट निवारक नजरबंदी था। अच्छा दोस्तों, नजरबंदी का नजरों से कोई रिलेशन नहीं होता, उर्दू शब्द है। नजरबंदी का मतलब हिरासत में रख लेना, तो नजरबंदी का मतलब है जादू दो मत समझो। नजरबंदी का मतलब होता है किसी को हिरासत में रख लेना और बंदी बना लेना, नजरबंदी। और दूसरा निवारक, बात ध्यान रखने की है कि बंदी बनाने का अधिकार पुलिस को होता है, लेकिन सामान्यतः पुलिस किसी को हिरासत तब लेती है जब किसी ने विधि का उल्लंघन किया हो। अब पता चला किसी ने एक को मर्डर कर दिया, एक ने किसी पे हमला कर दिया, यहाँ पे तो विधि का उल्लंघन किया, अब उसको पुलिस हिरासत में ले लेगी। लेकिन जिसने न तो किसी का मर्डर किया, न किसी पर हमला किया, न किसी विधि का उल्लंघन किया, क्या उसको भी हिरासत में लिया जा सकता है? तो हाँ। और अगर उसका हिरासत में ले लिया जाए तो इसी का नाम है निवारक नजरबंदी। निवारक का मतलब होता है मना करना, रोकना, प्रिवेंटिव। आप इधर को, प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? मर्डर करने से रोकना, प्रतिबंधित करना, निवारक करना, मर्डर करने से रोकना। फिर निवारक का मतलब है कि अपराध करने से रोकना, यानी किसी को अपराध करने से पहले हिरासत में ले लेना निवारक नजरबंदी है। आप कहोगे सर क्या बात बोल रहे हो, ये हम कैसे पता चल पाएंगे किसी कोई अपराध करने जा रहा है? हाँ, इसमें विवाद है और इसलिए इसकी चर्चा हम अनुच्छेद 22 में विस्तार से करेंगे, क्योंकि इसमें विवाद तो होता ही है। और दोस्तों, एक बार तो यूपी पुलिस ने रोमियो स्क्वाड बनाया था। अब रोमियो स्क्वाड बनाया था, आप जैसे युवा बच्चे थे, बिल्कुल बाइक से कहीं जा रहे थे, पुलिस ने रोका, भाई रुको। तो युवा बच्चे ने कहा क्या है? पुलिस ने कहा वो गुरु कहाँ जा रहे हो, छेड़खानी करने? जो युवा बच्चे ने कहा मतलब क्या है यार, हमारे हम कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। पुलिस ने कहा ना ना, हमें पता चल गया, मुझे ये लग रहा है, आभास हो रहा है, अनुमान है कि तुम छेड़खानी करने जा रहे हो। और थोड़ा सोच के देखिए, ये कितनी अजीब सी बात है। हम कैसे किसी को देख के बता सकते हैं कि अगला आदमी अपराध करने जा रहा है और हम उसको हिरासत में ले ले? इसीलिए है तो विवाद का विषय। अरे भाई, अपराध करने के बाद हिरासत में लो तब तो ठीक है, अपराध करने से पहले कैसे आपको अनुमान हो गया? ज्योतिषी तो आप हो नहीं। और फिर तो अगर ऐसे ही हिरासत में लें तो जो भी हमारे दुश्मन हैं उनको कह दे, भाई कुछ विपक्षी दल के नेता हैं उनको कह दे चलो भाई खोपचे में, चलो नीचे पर, क्योंकि आपने अपराध किया है, मैं आप अपराध करोगे ऐसा हमें यकीन है। इसलिए बड़ा विवाद का विषय था। और इसी अधिनियम में ए के गोपालन को बंदी बना लिया गया। ए के गोपालन कहा गया भाई आपके भाषण से ये समाज में समस्या होने वाली है, आप सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ रहे हो, आप लोग व्यवस्था को हमला पहुंचा रहे हो, चलो पुलिस गई और खोपचे में लेके बंद। इसका मतलब है ए के गोपालन को विधि से बंदी बनाया गया। पहले संसद ने विधि बना दिया, पहले संसद ने विधि बना दिया तभी तो उनको बंदी बनाया गया।
अब जब उनको बंदी बना लिया गया, उनका वकील उच्चतम न्यायालय पहुंचा, आप जानते हो यही फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब है जिसका उल्लंघन होगा उच्चतम न्यायालय में जाएगा। अब ए के गोपालन का वकील उच्चतम न्यायालय में गया और वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये देखो ये तो बड़ा गड़बड़ है कि हमें तो बंदी बना लिया गया। तो इस बात पे ए के गोपालन को बंदी बना लिया गया। ए के गोपालन का वकील गया और वकील गया पतंजलि शास्त्री चीफ जस्टिस का, माय लॉर्ड, हद हो गई, आप देख लो इस देश में क्या हो रहा है। फंडामेंटल राइट टोटे टोटे कर दिया इन लोगों ने। एक नेता को ऐसे बंदी बना लिया, भाषण दे रहा था, उठा लिया उसको। और ये तो हमारे मुवक्किल का, ए के गोपालन साहब का जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। तो उनका भाई जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। तो अब सवाल है कि जब उच्चतम न्यायालय मामला पहुंचा, इसीलिए इसका नाम ए के गोपालनवाद, बड़ा हिस्टोरिकल वाद है। क्योंकि आप इधर को बच्चों, जो पहला मामला हो और जो वर्तमान हो, दोनों महत्व होता है एग्जाम के हिसाब से। जहां से मामला शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है। तो अब एक ही गोपालन के वकील ने कहा, माय लॉर्ड पतंजलि शास्त्री, आप ये देख लो कैसे हमारे मुवक्किल के अधिकार खत्म कर दिए। ये सरकार की तानाशाही, आजादी से क्या फायदा मेरा, हमें ये तो अंग्रेज काम करते थे। तो जज ने कहा, अरे गोपालन साहब ये बताओ, वकील से पूछा, गोपालन के वकील से पूछा कि गोपालन साहब तो नजरबंद थे, नजरबंद का मतलब जेल के पीछे थे, हिरासत में ले लिए गए। तो जज ने पूछा, वकील महोदय ये बताओ, गोपालन साहब को क्या मतलब जेल में पिटाई हो रही है? तो वकील ने कहा, ना सर ऐसी बात नहीं है। क्या जेल में उनको कोई इंजेक्शन लगा रहा है? अरे ऐसी बात भी नहीं है। कोई बाल नोच रहा है? ऐसा भी नहीं है। पतंजलि शास्त्री ने कहा, महोदय कैसी बात करते हो? अरे जीवन पर हमला, उनका किसी ने हाथ नहीं तोड़ा, पैर नहीं तोड़ा, फिर तो जीवन का अधिकार बना हुआ है। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय ने जीवन का अधिकार को क्या कहा? शारीरिक अंगों की सुरक्षा। अगर आपके शारीरिक अंग सुरक्षित हैं, ये जीवन का अधिकार बना हुआ है। भाई कोई हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, इसका मतलब है शारीरिक अंगों की सुरक्षा या शारीरिक प्रताड़ना का अभाव। टॉर्चर कोई ना करे, फिजिकली टॉर्चर कोई ना करे, तो फिर तो आपका जीवन का अधिकार बना हुआ है। तो गोपालन साहब के वकील के तर्क को न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। क्या बात करते हो यार? अरे यार, ना कोई हमला कर रहा है, ना उनको कोई टांग तोड़ रहा है, ना पांव तोड़ रहा है, ना कोई कान मरोड़ रहा है। तो अरे दोस्तों, कहाँ पे जीवन का अधिकार तो बना हुआ है, जीवन का अधिकार पे हमला तो है ही नहीं है। अब देखो दोस्त, गोपालन के वकील ने कहा, ना ना माय लॉर्ड, ये बात नहीं है। अरे जीवन का अधिकार में भाषण का भी अधिकार आता है। अरे भाषण नहीं दे पा रहे हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, जेल में बंद कर दिया, तो ये जीवन का अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ? पतंजलि शास्त्री ने कहा, अरे महोदय कैसी बात कर रहे हो यार, ये बताओ। तो फिर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? अरे अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अब जरा सोच के देखो, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और अनुच्छेद 19 में विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार है। विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार है और दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अरे भाई, जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही को मिलाओ मत, दोनों अलग अलग हैं। आप पर दोनों एक है, दोनों एक कैसे होंगे? पतंजलि शास्त्री ने कहा, हमारे जज महोदय ने कहा, नाना वकील साहब आप गड़बड़ी कर रहे हो। अरे 19 अलग है, 21 अलग है, कहाँ दोनों को लपेटे चले जा रहे हो? दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप बताओ किसकी बात करना चाहते हो? जीवन का अधिकार की बात करना चाहते हो, 19 की बात करना चाहते हो? गोपालन के वकील ने करे, माय लॉर्ड दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अरबाज खान सलमान खान जैसे हैं। न्यायाधीश ने कहा, नहीं, गंदी बात आप कर रहे हो, हम नहीं मानेंगे। अरे दोनों अलग अलग हैं।
और आपके मुवक्किल के जीवन का अधिकार पे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनको मारा पीटा नहीं जा रहा है और वो जेल में बंद है। अब आप देखिए, इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय ने जो जीवन के अधिकार की व्याख्या की दोस्तों, तो उस पर आप सवाल उठा सकते हो, कहो सर ये कौन सी बात हुई। इसका मतलब कि कोई घर में बंद है और बेचारा शिक्षित नहीं है, भूखा है, तो हम कह देंगे भैया उसका जीवन का अधिकार बना हुआ है, कोई हमला तो नहीं कर रहा है। सर ये जीवन का अधिकार की व्याख्या पूरी सही नहीं लग रही है। हाँ, ये आलोचना आपकी हो सकती है, लेकिन न्यायपालिका ने यही कहा। न्यायपालिका ने कहा भाई देखो, जीवन का अधिकार का मतलब 1921 अलग है, पहली बात। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आज की कंडीशन हो सकता है बदल जाए। ये बात गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय ने 1950 में कही। तो घटना आपको याद रखना है, घटना 1950 की है और उसी संदर्भ की बात मैं कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार की व्याख्या इस समय कैसे कर दी, और कई लोगों को लगता था ना भाई जीवन के अधिकार की सही व्याख्या नहीं है, ये तो गड़बड़ मामला है। लोगों ने कहा भाई ऐसा ही जीवन का अधिकार हो गया, फिर तो हमारे घर में रहने वाले पशु को भी हम पीटते पाटते नहीं, फिर तो पशु का जीवन का अधिकार और व्यक्ति के जीवन का अधिकार में कोई फर्क रहा ही नहीं। यानी हम पशु के जीवन का अधिकार का उल्लंघन तब करेंगे जब कुत्ते कान मरोड़ेंगे। कौन ऐसा कान मरोड़ेगा। तो दोस्तों ये बात पहला सेटल कर दी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई जीवन का अधिकार ये है। तो आलोचकों ने कहा ना भाई बहुत संकीर्ण व्याख्या है। तो आलोचक तो थे ही, आलोचकों ने कहा नहीं, ये उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की। ये जीवन के अधिकार का बड़ा नैरोवर इंटरप्रिटेशन है भाई। ये ऐसे कैसे काम चलेगा। आप कह रहे हो कि इसका मतलब है कोई भूखा है तो उसका भी जीवन का अधिकार है, क्योंकि हमने उसके पेट को थोड़ी मारा है। अरे कोई दिव्यांग है तो भी उसका जीवन का अधिकार बना हुआ, अब वो उसके अंग ठीक नहीं तो उसमें हम क्या करें, मारपीट थोड़ी रहे। इस पर आपत्ति कर सकते हो, लेकिन न्यायपालिका ने ऐसा ही कह दिया। और दूसरी बात फंसी, मामला दूसरा फंसा ये। अब गोपालन के वकील ने दूसरी बात उठा दी, और हम देखना चाहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखना चाहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है। तो फिर गोपालनवाद ने यह भी कह दिया। तो गोपालनवाद में दूसरी बात जो तय की गई कि भाई गोपालन के वकील ने कहा कि कैसे उनको हिरासत में लिया गया है, तो फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। दोस्तों अमेरिका के संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और ये बड़ा हमने जानबूझ के लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और दोस्तों ये बात हमने बहुत समझबूझ के लिया। आखिर में हमने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया, समझबूझ के। और बल्कि संविधान सभा में बाकायदे से बहस हुई थी कि हम क्यों प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ शब्द का प्रयोग करें। और मामला इसमें यह था कि अगर हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ शब्द का प्रयोग करें, इसका मतलब है अगर इस संविधान निर्माताओं ने क्यों इसका प्रयोग किया, इसको इससे भी देखिए। यहाँ पे तो मामला हो गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और गोपालन का मामला था तो गोपालन को बंदी बनाया गया विधि के अनुसार। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या में ये बात फिर आएगा, क्योंकि याद रखिए ये मामला आ कहा रहा था गोपालनवाद में। तो गोपालन को बंदी बनाया गया था निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी अधिनियम 1950 से। अब निवारक नजरबंदी 1950 से उनको बंदी बना लिया गया। अब जब उनको बंदी बनाया गया, वो हिरासत में रख लिया गया, तब फिर गोपालन के वकील ने फिर कहा न्यायपालिका से, माय लॉर्ड पतंजलि शास्त्री, ये बताइए अब निवारक नजरबंदी में बंदी मतलब विधि जब बनती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसमें विधि में ये लिखा था कि हम कभी भी किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को, यानी हम कारण नहीं बताएंगे। इसका मतलब है निवारक नजरबंदी में ये लिखा था जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा, दो एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा, उसको हम कभी भी बंदी बना लेंगे, कभी भी
बंदी बना लेंगे। इसका मतलब आप कहोगे सर मतलब ऐसा भी नहीं, उसको बताया भी नहीं जाएगा, जबकि सामान्यतः जब कोई विधि बनती है, अरे विधि में दो चीजें बनती है दोस्तों। एक तो विधि किस लिए है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, ये विधि का उद्देश्य हो गया। लेकिन मान लो किसी ने बोला भी तो किसी को पकड़ना है तो कुछ प्रोसीजर तो बनाओगे कि आप उसको कारण बताओ। और दोस्तों इसलिए पुलिस जब किसी को हिरासत में लेती है तो बाकायदा कारण बताती है, देखिए आपके ऊपर ये चार्ज है, ये प्रक्रिया है, इसका जवाब दीजिए। उसके बाद इसका मतलब है विधि में हमेशा दो तत्व होते हैं। निवारक जजबंदी अधिनियम में भी दो तत्व था। एक तो विधि का पर्पज क्या है कि विधि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बोलेगा उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा। तो ये तो विधि का पर्पज हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, अखंडता बनाए रखना। तो विधि में प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए, प्रोसीजर भी होनी चाहिए कि कोई अगर इसको नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या किया जाए, तो प्रक्रिया भी लिखा जाता है। इसीलिए विधि में आप याद रखो, भारतीय संविधान निर्माताओं ने लिखा है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। वो केवल लॉ भी लिख सकते थे, लेकिन केवल लॉ लिख देते फिर तो आप याद रखो हमारे पुलिस को मनमानी शक्ति मिल जाती, किसी को कहीं भी हिरासत में ले लेता। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ तो बाकायदा पुलिस को प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अभी बात अलग है कि हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो पुलिस जाके किसी को उठा लेती है। तो पुलिस किसी को हिरासत में लेने पहले उसको बताए कि आपके ऊपर आरोप क्या है, पहला अपराध आपने क्या किया है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब है कि आपको पुलिस ये बताए, क्योंकि हिरासत में तो लेती है पुलिस ही, तो पुलिस आपको बतानी पड़ेगी कि कारण बताए, ये प्रक्रिया है। आपको नोटिस दे, ये प्रक्रिया है। आप अपना पक्ष रखिए, ये प्रक्रिया है। तभी तो आपको हिरासत में लिया जाएगा। अब पुलिस केवल कह दे कि हम राष्ट्रीय एकता अखंडता का उल्लंघन करें और आज अचानक आके न बिना कोई कारण, न कोई नोटिस, न कोई जवाब, अचानक आके मैं उठा ले। गोपालन साहब साथ यही हुआ, रैली संबोधित कर रहे थे, अचानक पुलिस ने आके उठा लिया। अब गोपालन के वकील यही कह रहे थे कि माय लॉर्ड ये बताओ, न्यायाधीश से कह रहे थे अरे ये प्रक्रिया मनमानी प्रक्रिया, कुछ रखा नहीं गया और पुलिस तो मनमानी तरीके से हिरासत में ले रही है, और विधि में लिखा है कभी भी किसी को बंदी बना लेगो, ये सब लिखा ही नहीं है। अरे विधि में प्रक्रिया ये लिखा है कभी भी किसी को बंदी बना लिया जाएगा, फिर तो व्यक्ति के अधिकार का फालूदा बन जाएगा, फिर तो पुलिस की शक्तियां मनमानी हो जाएंगी। लेकिन अब दोस्तों अब अगर संसद ने विधि बना दिया, संसद ने ही यही बना दिया कि संसदीय विधि में बात लिख दी गई कि भाई हिरासत में लिया जाएगा और तुरंत हिरासत में कोई कारण नहीं बताया जाएगा। अब न्यायाधीश के सामने बड़ा संकट। तो न्यायाधीश ने कहा देखो भैया, हमारे इसलिए संविधान में लिख दिया गया है विधि भी संसद बनाएगी, प्रक्रिया भी संसद ही बनाएगी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब न्यायालय ये कहना चाहता था दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का फिर मतलब ये हो गया कि न्यायालय जीवन के अधिकार की रक्षा तब करेगी, न्यायालय जीवन के अधिकार की रक्षा करेगी यदि किसी व्यक्ति को बिना विधि के पुलिस हिरासत में ले ले, बिना विधि के पुलिस हिरासत में ले ले, तब तो न्यायालय व्यक्ति के जीवन के अधिकार को बचाएगा। बात ध्यान में रखने की है, ये बात हो सकता है बिना अपराध के पुलिस हिरासत में ले सकती है, बिना विधि के नहीं। ये बात ध्यान रखने की है। यानी बात निवारक नजरबंदी लॉ है, इसमें ये बात कहा गया है कि अपराध से पहले किसी को हिरासत में ले लेंगे। इसका मतलब न्यायपालिका ने कहा भाई देखो, इसका मतलब दूसरा हो गया कि जीवन का अधिकार, न्यायपालिका जीवन के अधिकार की रक्षा पुलिस से कर सकती है। जीवन के अधिकार की रक्षा पुलिस के विरुद्ध करेगी, और पुलिस का है कार्यपालिका, पुलिस के विरुद्ध करेगी, कार्यपालिका के विरुद्ध करेगी। लेकिन न्यायपालिका संसद के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। इसका मतलब है संसद अगर विधि बनाए तो न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है। संसद अगर प्रक्रिया भी बनाए, हर विधि में प्रक्रिया होती है। इससे दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम है,
तो प्रक्रिया लिखा हुआ है ना कि मोटर वाहन अधिनियम का मतलब किसी ने किसी को धक्का मार दिया कितने साल की सजा होगी, लेकिन ये भी है किसी का लाइसेंस जब्त होगा, सजा कैसी मिलेगी, प्रक्रिया लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि अचानक पुलिस वाला है कि फांसी पे चढ़ जाओ, जैसा हमारे यहाँ नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि प्रक्रिया का तो महत्व इतना है कि किसी को फांसी पे चढ़ाने की भी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ सब लॉ में लिखा गया है, फांसी पे तभी चढ़ाया जाएगा जब उससे घर वालों को बता दिया जाए, प्रक्रिया है। सुबह उसको नहलाया जाए, प्रक्रिया है। उससे अंतिम इच्छा पूछा जाए, प्रक्रिया है। उसका मेडिकल चेकअप हो, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को वायलेट आप नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ जीवन का अधिकार का इतनी आसानी से पुलिस वायलेशन कर नहीं सकती। अब ये बात अलग है कि मान लो कल के लिए संसद विधि बना दे कि नाना भाई किसी को उठा के तो लटका दो, कोई इच्छा नहीं पूछनी है, कोई नहलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यही तर्क वो पालन दे रहे थे। वो पालन कह रहे थे कि भाई संसद ने प्रक्रिया बना दी, ये मान लिया हमने, लेकिन संसद की प्रक्रिया गड़बड़ भी तो हो सकती है। संसद की प्रक्रिया गड़बड़ हो सकती है। जैसे आपको याद होगा अंधेर नगरी वाला कि कोई महाराजा कह दे भैया हमने ऑर्डर दे दिया, ऐसे कैसे मान ले? अरे संसद मानवीय संस्था है, संसद भी गलती कर सकती है। तो न्यायाधीश महोदय आप ये कह दो कि प्रक्रिया मनमानी है, प्रक्रिया बेकार है, जिससे हमारे मुक्किल की जान की रक्षा हो जाए। न्यायपालिका ने मना कर दिया। न्यायपालिका का महोदय हम ये काम नहीं कर सकते, इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई। इसका मतलब है दोस्तों, अब आज भी न्यायपालिका और विधायिका के बीच का विवाद चलता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हम विधायिका को ज्यादा शक्ति दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संसद को ज्यादा शक्ति दें, विधायिका को ज्यादा शक्ति दें, क्योंकि जनता का इच्छा का रिप्रेजेंटेशन तो निर्वाचित लोग ही करते हैं। लेकिन मानो हमारे संविधान निर्माता न्यायालय को इतनी शक्ति देने के पक्ष में नहीं थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जब अमेरिका के संविधान में लिखा गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो 1930 में ऐसा हुआ कि अमेरिका की सरकार ने 1930 का दशक था, अमेरिका में बड़ी आर्थिक मंदी थी। अब आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए अमेरिकी सरकार ने तमाम कल्याणकारी योजनाएं अपनाई, नीति अपनाई है। और हुआ दोस्तों ये कि न्यायपालिका ने एक को रद्द कर दिया। न्यायपालिका ने कहा नहीं, ये मूल अधिकार के खिलाफ है, ये अधिकार के खिलाफ है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने देख लिया, उनका भैया हमारे यहाँ तो पता चला सामाजिक न्याय करना है और न्यायपालिका हर मामले में मूल अधिकार को बचाने में अड़ जाएगी, फिर तो हम गरीबों का कल्याण कैसे कर पाएंगे? इसलिए दोस्तों याद रखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द रखा ही इसलिए गया कि ये पूरा दारोमदार सौंप दिया गया संसद को। क्योंकि अमेरिका में तो न्यायपालिका जब चाहे कोई विधि ही बना देती है। इसे कई बार लोग मजाक में कहते हैं अमेरिका में तो न्यायपालिका तीसरा सदन बन जाती है। बच्चों बड़ी बात है ये। अरे भाई न्यायपालिका विधि का निर्माण थोड़ी करनी चाहिए, विधि का निर्माण तो करनी चाहिए विधायिका। अमेरिका में ऐसा हो रहा था, इससे भारतीय संविधान निर्माता डर गए थे और भारतीय संविधान निर्माता ने कहा ना भाई, हम विधि की उचित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग करेंगे। हमें विधायिका में ज्यादा भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका हम रखेंगे। इसलिए नहीं कि बताए विधि गलत है, बुरी है, इसलिए कि बिना विधि के किसी को हिरासत में पुलिस ले ले तो न्यायपालिका उसकी रक्षा करेगी। ये न्यायपालिका की शक्तियां कार्यपालिका के खिलाफ है, विधायिका के खिलाफ नहीं है। इन संसद को विधि बनाकर मूल अधिकार छीन सकती है, इसमें हम आपत्ति नहीं कर सकते। और विधि बनाएगी, प्रक्रिया बनाएगी, संसद की मर्जी। लेकिन वो बिना विधि के जीवन का अधिकार नहीं छीना जाएगा। यानी दोस्तों कुल मिलाकर हो यह गया कि गोपालन को कोई अधिकार, गोपालन को कुछ न्याय नहीं मिला, बेचारे जेल में बंद रह गए, क्योंकि न्यायपालिका उनके तर्क को खारिज कर दिया। न्यायपालिका ने कहा भैया हमारे काम नहीं है, विधि उचित है अनुचित है, अरे संसद देखेगी। यानी विधि की प्रक्रिया का निर्धारण संसद ही करेगी। विधि में प्रक्रिया कैसी होगी, विधि की प्रक्रिया का निर्धारण न्यायपालिका नहीं करेगा। विधि के प्रक्रिया का निर्धारण संसद करेगी, पालिका से मतलब ही नहीं है। तो गोपालन बेचारे बड़े निराश हो गए और मामला यहीं खत्म हो गया दोस्तों। ये था कि गोपालन केस। लेकिन आप जानते हैं कि समय बदलता रहता है,
कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे। दोस्तों यही तो जीवन के साथ भी होता है। अभी अब देखो जिसका विवाह नहीं हुआ है वो सोच रहा है कि कहीं बैंड बज रहा है देश वीर जवानों का, सोच रहा है हमारे भी कुछ अवसर बन रहे हैं। जिसका विवाह हो चुका है सोच रहा है वो फिर फंसने कोई फंस रहा है। एक ही जीवन है, नजरिए दो है। क्या इसे न्यायपालिका ने यहाँ तो बात कह दी, लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? यही अंतिम व्याख्या थोड़ी है अनुच्छेद 21 की, उसके बाद भी मामला आ गया। उसके बाद एक बड़ा फेमस मामला है 1978 में। उसके बाद फिर न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार की व्याख्या की। आप कहोगे सर एक ही बात की दो बार व्याख्या हो सकती है क्या? हाँ भाई, न्यायपालिका अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है, और न्यायपालिका अपने निर्णय पर सीधे वैसे पुनर्विचार करती है जैसे हम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हैं। कई बार दोस्तों ये अवस्था में ऐसा लगता है कि किसी को न देखे तो जीवन नहीं चलता, और उसी के शादी विवाह करने के बाद ये हो जाता है उसको देखे तो जीवन नहीं चलता। इतने झगड़े हो जाते हैं। अब बताओ उस समय आप सही थे या इस समय आप सही हो? ये हकीकत है दोस्तों। इसलिए अब जीवन के अधिकार की व्याख्या फिर आ गई, वही अनुच्छेद 21, वही जीवन का अधिकार। अब मामला आ गया 1978, और ये मामला था बड़ा फेमस था, मानेका गांधी केस। अब दोस्तों आपको याद दिला दे, अब मानेका गांधी पंजाब से थी, मिस इंडिया थी। संजय गांधी ने उनके साथ विवाह किया था। और आप कई बार हमको मेनका मेनका कहते हैं कि हिंदी और पंजाबी में लेखन में थोड़ा सा फर्क है। कई बार देखो पंजाबी लोगों के नाम देखोगे तो उनका नाम है सिमरन, क्योंकि हिंदी में इसी का नाम होता है सुमिरन। सिमरन हिंदी शब्द नहीं है। तो वैसे ही मान्यका पंजाबी भाषा में मान्यका है, और हम हिंदी में कई बार मेनका मेनका कह लेते हैं। तो इंग्लिश में कभी आप देखो उनका नाम लिखा होता है MANEKA, मान्यका। और हुआ है दोस्तों देखो, और 1978 आया था आपातकाल के बाद। आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। इंदिरा गांधी ने तीसरा आपातकाल लगाया था 1975 में, यानी उसके पहले दो आपातकाल लगे थे लेकिन उसमें विवाद था नहीं। 75 में तीसरा आपातकाल लगाया, जो हम अलग से आपको बता भी देंगे। लेकिन जब 75 में तीसरा आपातकाल लगाया तो उस दौरान दोस्तों आजादी का तो एकदम से कचूमर निकल गया। और उस समय संजय गांधी ने शक्तियों का बड़ा दुरुपयोग किया था। कहा जाता है संजय गांधी तो बिल्कुल न भाई कोई पद धारण करते थे, फिर भी बड़ी उत्तर शक्ति का प्रयोग करते थे। और उसी समय इंदिरा गांधी एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम ला तो रही थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ा गया, और वो था नसबंदी वाला कार्यक्रम। बल्कि मामला तो किशोर कुमार से कहा गया कि आपको गाना गाना है। किशोर कुमार ने कहा भाई नहीं गाएंगे। किशोर कुमार के गाने पर मन लगा दिया गया। ये हाल था आज इमरजेंसी का। अब बताओ दोस्तों, ये तो आपकी मर्जी, मैं गाऊं ना गाऊं कोई हमें व्यवस्था तो नहीं कर सकता। तो इमरजेंसी में स्वाभाविक रूप में आपातकाल का समय था, आजादी का दुरुपयोग किया गया, सारे विपक्षी दल के नेता जेल में ठूंस दिए गए। उसी दौरान लालू यादव भी जेल में थे। उनकी बेटी उसी दौरान पैदा हुई थी, मीसा, MISA। मीसा एक कानून था जो समय लागू था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मजाक में लोग उसको कहा करते थे मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट। और हकीकत की बात तो ये थी कि सरकार ने कहा जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। इंटेंशन तो ठीक था, लेकिन कई बार इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ा गया। एक बड़ी फेमस घटना होती है कि दिल्ली से एक बस जा रही थी देहरादून, और देहरादून और दिल्ली के बीच में मुजफ्फरनगर नामक जगह है। और हुआ क्या कि बस के लोगों को मुजफ्फरनगर उतार लिया गया। दोस्तों सारे बस के लोगों की नसबंदी करा दी गई। उसमें आधे लोग अविवाहित थे। ये हाल था। वो चिल्लाते रह गए भैया हमने शादी विवाह नहीं किया है, हमारी नसबंदी क्यों करवा रहे हो? सरकार कहाँ सुन रही है? तो हकीकत की बात है दोस्तों, इमरजेंसी समय आजादी थोड़ा गड़बड़ाई तो आप जानते हो उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को देखा। रहे उच्चतम न्यायालय वहीं रहता है जहां हम आप रहते हैं, उसी समाज में तो है। तो जो घटनाएं होंगी उससे उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या तो बदलेगा ही। और आप याद रखो इमरजेंसी का दुरुपयोग हो गया और इंदिरा गांधी बड़ी अलोकप्रिय हो गई, और इंदिरा गांधी 77 में चुनाव भी हार गई। पहला अवसर था ऐसा था। राजनारायण जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता थे, समाजवादी नेता थे। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया। बड़े मुंहफट नेता थे। तो और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी,
अब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, 77 में जनता पार्टी सरकार आ गई। अब जनता पार्टी सरकार ने कहा कि जनता पार्टी सरकार का टारगेट चूंकि इंदिरा गांधी थी, सारे नेताओं को जेल में कर रखा था, अब उनका भाई हम भी बदला लेंगे, ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स में तो होता है। अब हुआ क्या, टारगेट तो करना था संजय गांधी को। संजय गांधी को टारगेट करने के बजाय सरकार ने कहा पहले उनकी वाइफ को, मानेका गांधी को टारगेट करते हैं। और हुआ ये, मानेका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। और आपको याद दिलाते हैं, हमारे यहाँ 1967 का एक है पासपोर्ट अधिनियम। ये बाकायदा हमारे कानून है 67 का। और आप जानते हो हर कानून में दो चीज बनती है, एक कानून का पर्पस क्या है, कानून की प्रक्रिया क्या है। तो इस पासपोर्ट अधिनियम में के हिसाब से इसका उद्देश्य क्या था, इसका प्रावधान क्या है, और फिर प्रक्रिया क्या है। अब दोस्तों, उद्देश्य तो ये था कि भारतीयों को, किसी भारत के नागरिक का पासपोर्ट होगा, कोई भी अपना भारतीय नागरिक पासपोर्ट बनाएगा। तो अगर कोई भारतीय नागरिक है अपना पासपोर्ट बना सकता है, ये कानून में लिखा गया था। पासपोर्ट बनवा सकता है, कितने साल तक वैलिड रहेगा ये लिख दिया गया, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये सब लिख दिया गया। लेकिन अगर पासपोर्ट सरकार बना सकती है, पासपोर्ट छीन भी सकती है। लेकिन इस कानून में जो छीनने की प्रक्रिया लिखी गई थी, यानी सरकार कभी भी पासपोर्ट छीन भी सकती है। भाई कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में, कोई बैंक से घोटाला कर ले, पासपोर्ट छीनने का मतलब विदेश जाने से रोक देना, ये तो पासपोर्ट छीनने का मतलब है। कोई बैंक में घोटाला कर ले, कोई भ्रष्टाचार कर ले, कोई अपराध कर दे और विदेश भाग जाना चाहते हो, तो पहले सरकार पासपोर्ट ही छीनती है। यानी विदेश जाने से रोकना है, बिना पासपोर्ट के आप दूसरे देश में जा ही नहीं सकते। आप कहोगे सर इसलिए लोग नेपाल भाग जाते हैं, नेपाल में पासपोर्ट जरूरत है नहीं, फ्री भाई नेपाल में तो फ्री आना जाना है, पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। तो अब पासपोर्ट छीन लिया और इस प्रक्रिया लिखी गई थी, प्रक्रिया फिर वही था कि सरकार जब चाहे तब पासपोर्ट छीन सकती है। इसमें ना उसको कारण बताया जाएगा, ना कुछ पूछा जाएगा, ना आधार बताया जाएगा। बिल्कुल वही बात जो 1950 में मामला आया था। यानी यहाँ पे था, सरकार को अधिकार था, सरकार कभी भी पासपोर्ट छीन सकती है। सरकार कभी भी पासपोर्ट छीन सकती है। अभी प्रक्रिया बना दी गई। अब दोस्तों, अब सरकार कहीं पासपोर्ट छीन सकती है, प्रक्रिया हो गई, और मेनका गांधी के पास पुलिस पहुंची और पासपोर्ट छीन लिया। अब पासपोर्ट छीन लिया तो यही मामला लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंची। देखो उस समय तो उनको उच्चतम न्यायालय में वकील भी नहीं मिल रहे थे, इतना उनके खिलाफ माहौल था। सरकार बदल गई थी, लेकिन किसी तरीके से नामबियार साहब दक्षिण भारत के थे, उन्होंने तैयार हुए कि ठीक है मैं आपका केस लेके चलूंगा। और फिर वही मामला आया, मेनका गांधी केस ने कहा है, मानेका गांधी केस में फिर वही न्यायालय के सामने बिल्कुल वही तर्क दिए गए जो तर्क दिए गए थे गोपालनवाद में, सारा तर्क वही था। अब क्या कहा गया, मानेका गांधी केस में क्या कहा गया, वकील ने कहा माय लॉर्ड, मानेका गांधी के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ। अब फिर जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या गई, जो पहले भी गोपालन केस में हुआ था। अब जरा देखिए, ध्यान से देखने की बात है, यहाँ जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या न्यायपालिका ने बदल दी। यहाँ जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या बदल दी। अब न्यायपालिका ने क्या कहा ना, यहाँ जीवन दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, गरिमामय जीवन। अब जरा सोच के देखिए, आप कहोगे सर ये बताओ इसमें कहाँ लिखा है गरिमामय जीवन। अरे संविधान में तो आर्टिकल 21 में दो ही शब्द तो लिखे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अरे गरिमा कहाँ लिखा गया है दोस्तों, कहाँ से गरिमा ढूंढ लिया। तो न्यायपालिका ने क्या कहा, अरे शब्दों को मत देखो, भावना भावना देखो दोस्तों। अच्छा, कई बार बिना कहे हम कुछ समझ जाते हैं, आंखों आंखों में ही इशारा हो गया। कई बार आपने ना दोस्तों, बिना कहीं कुछ समझ जाते हैं लोग, भावना ही तो देखा आपने। अब बड़ी इंटरेस्टिंग, न्यायपालिका कह रही थी अरे भैया संविधान को केवल शब्द मत देखो, संविधान के भावना भी देखो क्या लिखा गया है। और इसलिए कई बार
जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमें डांट भी देता है, मुस्कुरा देते हैं, भावना उसकी ठीक नहीं है, जिससे हमारी दुश्मनी हो डांट दे। डांटा प्रिय व्यक्ति ने, डांटा दुश्मन ने भी, भावना का अंतर पड़ गया। तो न्यायपालिका ने कहा, रे भैया अब देखिए, पहली बार न्यायपालिका कह रहे थे कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता में कोई और भी अधिकार शामिल है, और ये अपने आप में उच्चतम न्यायालय का न्यायप्रोस था। और कहा भी जाता है कि संविधान की व्याख्या कैसे की जाए, इस मामले में मतांतर है। कुछ लोग कह रहे हैं शब्दों को मत देखो यार, उसके पीछे भावना देखो, केवल शब्दों को थोड़ी देखोगे। अब लेकिन ये दिक्कत है, भावना तो अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखेगी। हम भावना को एक तरीके से कैसे देखें, इसे मतांतर था। लेकिन उच्चतम न्यायालय का बड़ा निर्णय था दोस्तों। फिर मैं बता रहा हूँ, पहली बार ये हुआ, इसे मानेका गांधी ने के मामले में माना जाता है कि न्यायपालिका ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया, ऐसी बात कह दी जिसके पहले कभी नहीं की थी। इसे केस 78 का है, आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से लैंडमार्क शुरू हुआ था। न्यायपालिका ने पहली बार कहा संविधान में किस शब्द मत देखो, भावना देखो। अब भावना देखो, गरिमा में जीवन का अधिकार आ गया। फिर न्यायपालिका ने क्या कहा, अरे और संयोग की बात थी, इस समय जो जज थे हमीदुल्ला बेग थे चीफ जस्टिस। और दोस्तों संयोग की बात है, आज जो हमारे जज महोदय हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्हीं के पिता भी उस समय जज थे इस केस में। 7 न्यायाधीशों की बेंच थी, और 7 न्यायाधीश होना भी एक बड़ी बात थी मैंने कहा गांधी केस में, क्योंकि न्यायाधीश तो 7 थे जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या उच्चतम न्यायालय में 18 ही थी, 18 में 7 थे, तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए कितना महत्व का विषय था। और आज जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ के पिताजी वाई बी चंद्रचूड़, वो भी उस बेंच में थे। हमीदुल्ला बेग चीफ जस्टिस थे, और हमीदुल्ला बेग साहब ने कहा, भाई ये क्या मतलब है? अरे जीवन का मतलब होता है गरिमा में जीवन, अरे पशु जीवन थोड़े दोस्तों। एक बात याद रखो दोस्तों, पशु को, कुत्ते को एक रोटी दो, एक डंडा मार दो, दोबारा फिर आ जाएगा, क्योंकि पेट के लिए जीता है। तो दोस्तों याद रखो, आपको कोई पार्टी में ले जाए और खिलाकर कहे काम का ने काज का 2.5 किलो अनाज का, बेकार का आदमी है, तो आप याद रखिए आप गरिमा पे हमला हो गया, दोबारा आप जाएंगे नहीं। यही मानव पशु में अंतर है दोस्तों। अरे मानव में गरिमा है, इसका मतलब है हमारे अंदर क्या है, सम्मान की प्रवृत्ति भी है। केवल रोटी कपड़ा मकान की थोड़ी जीते हैं, आप चाहते नहीं, आप कहते हैं सर हमारी बेइज्जती हो गई। यही तो मानव जीवन है दोस्तों। अरे पशु के लिए इज्जत बेइज्जत की बात नहीं है, पशु के बस खाना पीना खिला दो, और पशु को हम बांध के रखते हैं। कोरोना के दौरान दोस्तों ये सिद्ध हो गया कि मानव जीवन को बांध के रख लो। देखो घर में सब खाना भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा, फिर भी हम बाहर झांक रहे थे, जरा जाके देखें क्या हो रहा है। अब बताओ, मानव तो ऐसा है। इसलिए दोस्तों मानव जीवन की विशिष्ट गरिमा, रे पशु जीवन का निश्चित उद्देश्य है। पशु क्या करेगा, ये पशु खाएगा पिएगा बच्चा पैदा करेगा। अरे भैंस का जीवन निश्चित है, अरे भैंस 2 बच्चा पैदा करेगी, दूध देगी, मर जाएगी। व्यक्ति के लिए बात नहीं कर सकते, कोई कलाम बन जाएगा। ये दोस्तों एक एक व्यक्ति के बारे में क्या बताया जाए, असीम प्रतिभा का व्यक्ति है। कल के लिए कोई कलाम बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन, व्यक्ति की कोई सीमा है क्या? द्रौपदी मुर्मू से पूछा गया, मैडम आपको पता था राष्ट्रपति बन जाओगी? उनका ना हमें पता नहीं था। ये अब आप कहोगे बिल्ली राष्ट्रपति बन जाएगा, बिल्ली का उद्देश्य निश्चित है दोस्तों। इसी व्यक्ति का जीवन गरिमा में जीवन है। पशु जैसे हम नहीं है कि खाने पीने के लिए आए हैं। ये दोस्तों खाने पीने के जीवन थोड़े आया हुआ है, कुछ अच्छा करने के लिए, सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए, इसलिए इस जीवन में आए हुए प्यारे बच्चों। मानव होने का मतलब पशु जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कई बार तो पशु की शारीरिक क्षमताओं में दोस्तों पशु हमसे ज्यादा हावी है। लेकिन जहां हम मानव होते हैं वहां विवेक की क्षमता, अच्छे बुरे की पहचान, नैतिकता। इसलिए देखो गरिमा में जीव, यानी हर व्यक्ति का सम्मान किया जाए, हर व्यक्ति का महत्व विशिष्ट है, हर व्यक्ति के पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाए, गरिमा, हर व्यक्ति का सम्मान दिया जाए भाई। इसलिए ये कहना कि हम जीवन का अधिकार ये है कि आपको हमने मारा नहीं, आपके हाथ नहीं तोड़े, आपके पैर नहीं तोड़े, ये जीवन का अधिकार नहीं है दोस्तों, ये संकीर्ण जीवन का अधिकार है। इसलिए मानेका गांधी ने गोपालन की बात को बदल डाला।
मेनका गांधी कहा नहीं, ये बात नहीं चलेगी, जीवन का अधिकार व्यापक अधिकार है। दोस्तों ने गरिमा में की बात आएगी, फिर तो गरिमा में जीवन के लिए फिर तो बड़ी सारी परिस्थितियां भी आएंगी। अरे गरिमा में जीवन का मतलब केवल खाना पीना थोड़े, गरिमा में जीवन का मतलब अपने इच्छा अनुसार आना जाना बोलना। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि अरे भाई, अनुच्छेद 21 और 19 एक दूसरे के पूरक हैं। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 एक दूसरे से संबंधित हैं, मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है। यानी आप याद रखिए, इनके बीच में कोई सीमेंट की दीवार नहीं है, इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब सवाल है, न्यायपालिका ने अपनी बात पलट दी। यही गोपालन का वकील दोस्तों कहते कहते थक गया, अरे माय लॉर्ड, एक ही है, एक ही है। न्यायपालिका ना एक नहीं है, ना एक नहीं है। न्यायपालिका ने यहाँ बदल दिया अपने निर्णय। इसलिए मेनका गांधी केस को लैंडमार्क माना जाता है। और उसी के बाद से जीवन के अधिकार की व्याख्या विस्तारित होनी शुरू हो गई। उसी के बाद से जीवन के अधिकार का दायरा उच्चतम न्यायालय ने बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई मेनका गांधी केस से। लेकिन मेनका गांधी केस में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया, पहले तो कह दिया ठीक है, जीवन के अधिकार की व्याख्या बढ़ा दी, मामला चेंज कर दिया। और मेनका गांधी केस में न्यायपालिका ने यह भी कह दिया कि भाई देखो ठीक है, जो पासपोर्ट अधिनियम न्यायपालिका ने कहा संसदीय विधि ठीक है, संसद को विधि बनाने का अधिकार है, परंतु संसदीय विधि की प्रक्रिया, संसदीय विधि की प्रक्रिया मनमानी और अतार्किक नहीं हो सकती। अब देखो दोस्तों, फिर न्यायपालिका अपनी बात बदल दी। संसदीय विधि की प्रक्रिया मनमानी और अतार्किक नहीं हो सकती। अब जरा शब्दों पर ध्यान दो। इसका मतलब है, गोपाल ने कहा था, अरे भैया प्रक्रिया बनाने का अधिकार संसद को है, तो कैसे बना, इसमें हम क्या करें? मेनका गांधी केस में क्या कैसे नहीं करेंगे? अरे संसद को विधि बनाने का अधिकार है, हमने मान लिया, वैसा थोड़ी का मनमानी बना देंगे कि। और जब न्यायपालिका से पूछा गया ये प्रक्रिया क्या है, न्यायपालिका ने कहा बिल्कुल मनमानी है। अरे कारण बताओ, उसको अवसर दो, अपने बचाव का पक्ष लो। और इसलिए न्यायपालिका तो नए विचार को लेकर आ गई। न्यायपालिका ने कहा संसद के द्वारा निर्मित प्रत्येक विधि को, संसद के द्वारा निर्मित विधि, संसद के द्वारा निर्मित विधि की प्रक्रिया को, संसद के द्वारा निर्मित विधि की प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होना पड़ेगा। न्याय विचार आ गया, प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय के अनुरूप होना होगा। संसद के द्वारा निर्मित प्रत्येक विधि की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के अनुरूप होनी होगी। इसका सीधा अब एक नया विचार है, प्राकृतिक न्याय कहेंगे सर ये क्या भला है? अरे दोस्तों, प्राकृतिक न्याय कहीं लिखा नहीं गया है, और प्राकृतिक न्याय शब्द का आविष्कार कर दिया न्यायपालिका ने मेनका गांधी केस में। इसका मतलब है अब कहे वो सर प्राकृतिक न्याय क्या है, तो लिखा ही नहीं गया है, अब ये न्याय की भावना है। यानी कहीं भी संसद अगर प्रक्रिया बनाती है तो प्राकृतिक न्याय क्या है, पहले उस पक्ष को मौका दिया जाएगा, बिना किसी पक्ष को सुने उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तो प्राकृतिक न्याय है कि मेनका गांधी का पासपोर्ट अपने छीना, चाहे वो पूछा तो होता, उनको भी अवसर दिया होता कि आपको छीना जरा, पे अवसर नहीं दिया, यानी ये प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। और दूसरी बात, फिर उच्चतम न्यायालय ने क्या कह दिया कि अरे भाई प्राकृतिक न्याय क्या है, अब किसी ने गिलास तोड़ दिया और आपको सजाए मौत दे दिया जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है, गिलास तोड़ने की सजाए मौत दे दिया जाए, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। ये दोस्तों कहीं लिखा थोड़े गया है। अरे न्याय तो तार्किकता का नाम है, और न्याय जब भी होगा तो विधि तार्किक होनी चाहिए, प्रक्रिया तार्किक होनी चाहिए। और आप अगर अतार्किक बनाएंगे, मनमानी बनाएंगे, तो हम उसको रद्द करेंगे। न्यायपालिका ने इसीलिए पासपोर्ट अधिनियम की प्रक्रिया को रद्द कर दिया, और मेनका गांधी का मैडम आपका अधिकार सुरक्षित है, आप जा सकती है कहीं। इंटरेस्टिंग बात हुई। और न्यायपालिका का विदेश जाना हो, कहीं जाना हो, अब जाइए, चेंज आ गया।
और आपको दोस्तों बता दें, इसीलिए तो प्राकृतिक न्याय क्या है? अपराध के से ज्यादा दंड नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय क्या है? अपने मामलों में न्यायाधीश नहीं होगा, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाए वही कहे मैं निर्दोष नहीं मानूंगा। प्राकृतिक न्याय क्या है? प्राकृतिक न्याय क्या है? कि स्वाभाविक रूप में हर पक्ष को सुना जाए, हर पक्ष को सुना जाए। प्राकृतिक न्याय क्या है? कि दंड देने वाला व्यक्ति या संस्था विधि के अनुसार होनी चाहिए। और दोस्तों, इसीलिए जब न्यायपालिका ने कहा कि हम प्राकृतिक न्याय के अनुसार देखेंगे कि विधि ठीक है गलत है, इसी को कह दिया गया विधि की उचित प्रक्रिया। इसी को कह दिया गया विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसी को कह दिया कि विधि की उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और संयोग की बात है दोस्तों, आप यार सर 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 ये बात तो अमेरिका के संविधान में लिखी गई है। हाँ बच्चों, जिस बात को संविधान निर्माता शामिल नहीं करना चाहते थे उस बात को हमने शामिल कर लिया। इसलिए जैसे हम विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाएंगे, अब विधि की प्रक्रिया न्यायपूर्ण है, अतार्किक है, मनमानी है, इसकी निरीक्षण कौन करेगी? न्यायपालिका। इसलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में शक्तियां किसकी बढ़ेंगी? संसद की। और विधि की उचित प्रक्रिया में शक्तियां किसकी बढ़ जाएंगी? न्यायालय की। इसलिए दोस्तों कहा जाता है मानेका गांधी केस से न्यायालय की शक्तियां बढ़ी। और आज तो न्यायालय किसी भी विधि में प्रक्रिया देख लेता है। प्रक्रिया मनमानी मत बनाओ, और प्रक्रिया मनमानी बनाओगे तो वो हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर उसका परीक्षण करेंगे। और प्राकृतिक न्याय का मतलब ही दोस्तों लिखा नहीं गया है, तो कुल मिला के न्यायाधीशों का विवेक। देखो, जहां प्राकृतिक हो जाए वो लिखा नहीं गया है, चाहे प्राकृतिक विधि हो चाहे प्राकृतिक न्याय, तो लिखा नहीं गया है। इसका मतलब है कि बड़ा ये डिसीजन बिल्कुल लैंडमार्क रहा। और कहा भी जाता है कि भारतीय न्यायपालिका वहां पहुंच गई जहां अमेरिकी न्यायपालिका थी। और दोस्तों, ये मामला अब न्यायपालिका ने मेनका गांधी केस में न्यायपालिका ने विधि की स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया बदल दिया। और हर जगह न्यायपालिका यही यूज कर रही है, हर जगह न्यायपालिका यही यूज कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज SC/ST एक्ट, उसमें प्रक्रिया लिख रखी गई थी कि भाई किसी को पर आरोप लगा दिया कि आपने छुआछूत किया तो आपको दंडित करना पड़ेगा। आरोप लगा दिया कि आपने छुआछूत किया, दंडित करना पड़ेगा। अब उसमें जिसके ऊपर आरोप है उसका पक्ष सुना नहीं जाएगा, न्यायपालिका का नहीं, प्राकृतिक न्याय के अनुकूल नहीं है। हर व्यक्ति का पक्ष सुना जाए तभी आप दंडित कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक अधिनियम था दहेज वाले मामले में अधिनियम ऐसा था कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लग गया कि भाई आपने दहेज मांगा, तो मान लो दोषी यही, दहेज मांगने वाला दोषी है। न्यायपालिका ने कहा भाई उसका भी पक्ष तो सुनो। प्राकृतिक न्याय कहता है कि जिस पर हमने आरोप लगाया उसका पक्ष सुनो। और बच्चों के क्लास में लेट आए और मैं सीधे से मुर्गा बन जाओ, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। फिर पूछ तो ले, तो क्लास में लेट क्यों आया? हो सकता है बस छूट गई हो, कुछ कारण हो गया, उसने क्लास लेट में आया। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बाकायदा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो। इसलिए मानेका गांधी तक आते आते जीवन का अधिकार बदल गया, व्यापक हो गया, उदारवादी हो गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की उचित प्रक्रिया बदल गई। और इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 21 लगातार बढ़ता ही चला गया। अनुच्छेद 21 का विस्तार होता चला गया। लेकिन ये विस्तार हुआ कैसे? तो सब कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, अगली क्लास होगी आपकी मंडे को, तो कल क्लास नहीं रहेगी, मंडे को होगी। और फिर उसमें आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 21 का विस्तार कैसे हुआ। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।